नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टुडे में हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप। चल रहा है मैपिंग का क्लास, तो ये इसमें यूरोप है। आज का ये सामने मैप बना हुआ है। ओनली आज का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। यूरोप क्या है, देखिए रफ डायग्राम है। ये मैप है यूरोप। ये इसकी सीमा है, इस साइड में एशिया। जो यूरोप है एशिया से अलग कैसे होता है, सबसे पहला ये वाला देखिए, ये हमेशा माउंटेन का सिंबल रहता है। इसे बोलेंगे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, ऐसे करके कैस्पियन सागर में गिरती है, बोलेंगे यूराल नदी। एशिया और यूरोप अलग कैसे हो रहे हैं? यूराल पर्वत से, यूराल नदी से, कैस्पियन सागर। आगे देखेंगे ब्लैक सी, काला सागर। यहाँ पे आपको मिलेगा बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि। और यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट से अलग होता हुआ मिलेगा जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर जल संधि। फिर से एक बार यूरोप और एशिया कैसे अलग हो रहे हैं, सीमा देख लीजिए। एशिया इस साइड है, यूरोप के बोलेंगे आप कि ईस्ट साइड में एशिया है। ये वाला पूरा एशिया, रूस का एशिया वाला भाग कहलाता है। ये रूस का यूरोप वाला भाग। जो रूस है वो ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है, अर्थात रूस जो है दो महाद्वीप में पड़ता है, बोलना है आपको, यूरोप और एशिया में पड़ता है। जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो पड़ती है आपकी पश्चिम यूरोप में, अर्थात बोलना है आपको यूरोप में पड़ता है। तो सीमा क्या है यूरोप और एशिया के बीच में? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, बास्पोरस जल संधि। और इस साइड से जो जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ से यूरोप और अफ्रीका अलग हो जाते हैं। नीचे मिलेगा आपको अफ्रीका कंटिनेंट। और इस साइड में ऊपर में आर्कटिक महासागर। ये है यूरोप की सीमा। तो यूरोप क्या है? यूरोप, इसका थोड़ा पृष्ठभूमि देखना होगा हमको। यूरोप किस लिए जाना जाता है, क्यों फेमस है ये? इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसे। एक बार मैप में देख लीजिएगा आप अच्छे से। इसे बोला जाता है यूके, अर्थात इंग्लैंड। पहले भूतपूर्व नाम था, आज के डेट में ब्रिटेन। क्या बोलना है? ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और पहले इसका नाम था इंग्लैंड। तो यही है एक द्वीप में, ऐसे करके। ये पूरा यूरोप मुख्य भूमि है और ये एक द्वीप राष्ट्र है इंग्लैंड। पुनः जागरण। पुनः जागरण क्या है? तो बोलना है पुनः जागरण जब बौद्धिक काल था, अर्थात इस समय साइंस कला का विकास हुआ था। वह था इटली का फ्लोरेंस शहर, जहाँ से शुरुआत हुआ था पुनः जागरण। तो इटली का फ्लोरेंस सिटी पुनः जागरण का उद्भव केंद्र रहा। पुनः जागरण के बाद बोलना है आपको औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे आया था? इंग्लैंड में आया था, अर्थात यूके आज करंट में। औद्योगिक क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब कंसेप्ट जो संविधान में लिए गए हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुई, पूरा वर्ल्ड में गया, भारत के संविधान में भी लिया गया है। औद्योगिक क्रांति तो जान रहे, जिसमें मशीनों का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम मशीनों से बनी सूती कपड़े, भाप इंजन आविष्कार जो भी हुए सारे यूके में हुए, उसके बाद यूरोप में हुए, अर्थात कुल मिला के यूरोप में हुए। फ्रांस की क्रांति हुई। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्या बोल रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध हुआ, अर्थात नेपोलियन युद्ध यूरोप में चले। इसके साथ में विश्व युद्ध चले। विश्व युद्ध
फर्स्ट और सेकेंड, पुनः विश्व युद्ध सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूरोप में। तो रूस, ये बोले सोवियत संघ उस समय वर्सेस यूएस और इसके नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्री। तो यूरोप का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि यूरोप में पुनः जागरण काल प्रारंभ हुआ, जहां से कला और साइंस पूरी दुनिया में ख्यात हुई, अर्थात विज्ञान का जन्म ही यूरोप है। इटली का फ्लोरेंस शहर पुनः जागरण का केंद्र था। औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, सबसे पहले मशीनों का प्रयोग, आप देखेंगे रेल इंजन का आविष्कार, भाप इंजन का आविष्कार हो, स्टीम वाले जो मशीन है वो सारे बने हैं यूरोप में। फ्रांस की क्रांति हुई, सर्वप्रथम राजनीतिक का आकार मिला, मॉडर्न कंसेप्ट जो राजनीतिक का है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये भी यूरोप की देन है। नेपोलियन बोनापार्ट का एक महाद्वीप व्यवस्था था, अर्थात कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की एक पृष्ठभूमि थी, ये भी तैयार करता है ये। दोनों वर्ल्ड वार हुए यूरोप में, लड़ मर गए आपस में, ये कोल्ड वार हुआ। और अभी करंट में क्या चल रहा है, तो रूस वर्सेस यूक्रेन, कभी भी शांत नहीं रहते हैं, हमेशा किसी न किसी तरीके से लड़ाई में उलझे रहते हैं या उलझ जाते हैं। यह तो अमेरिका इनको उलझा देता है। और क्या, यूरोप, यूरोप में आपका अन्वेषण काल स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ देख लीजिए। अन्वेषण जो ईदगाह, जो बोलना है आपको, यूरोप है, यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन के नाविक दो कंट्री हैं, बाद में अन्य कंट्री जुड़े, फिलहाल उस समय स्पेन और पुर्तगाल थे। इन दोनों देश के नाविकों ने स्टार्ट किया अन्वेषण, जल मार्ग खोज रहे थे, वे भारत से ट्रेड करना चाहते थे, तो समुद्री रूट खोजना चाहते थे। बाई मिस्टेक इन्होंने अलग अलग रूट खोजा, अलग अलग देशों के साथ जो है वह जल मार्ग खोज के देशों की खोज की, इसे बोला जाता है अन्वेषण। इसके लिए बड़े बड़े जहाज चले, क्योंकि ये वही काल था जब पुनः जागरण काल चल रहा था, तो अन्वेषण का भी काल था, नए नए खोज हो रहे थे, महाद्वीप की खोज हो रही थी, राष्ट्रों की खोज हो रही थी। तो स्पेन और पुर्तगाल का सबसे अहम योगदान था, बाद में ब्रिटिश नाविक और डच नाविक शामिल हुए, और देखते देखते इन्होंने बड़े बड़े जहाज, जिस जहाज में तोप लगे हुए थे, इसके जरिए इन्होंने देशों को गुलाम बनाया, इसे बोला जाता है उपनिवेश। तो वर्ल्ड के सारे कंट्री को यूरोप ने उपनिवेश बनाया था, कोई भी राष्ट्र शायद ही बचा होगा इनके उपनिवेश से, यूरोप का। इवन इन्होंने यूएस, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका देश, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ओशनिया जैसे कंटिनेंट को इन्होंने गुलाम बनाया। भारत भी गुलाम था किसका, यूके का। तो अन्वेषण खोज करता थे, वास्को डी गामा हो या अमेरिकी वेस्पुक्सी हो, कोलंबस हो, जिन्होंने अलग अलग देशों की खोज की, वो सारे यूरोप के थे। एक बार कुछ फैक्ट देख लीजिए यूरोप के बारे में। जो पश्चिम यूरोप है, ये पूरी तरीके से विकसित है, अर्थात ये हर तरीके से विकसित है, इकोनॉमिक्स रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, सांगठिक, सांस्कृतिक, सब तरीके से ये विकसित है। पर कैपिटा इनकम इनका अधिक है, बोलेंगे पर कैपिटा इनकम अधिक है। ये इनका औद्योगिकरण बहुत अधिक है, भौतिक उपलब्धि बहुत अधिक है, अर्थात रोड, शिक्षा, बिजली, बैंकिंग, हवाई अड्डे सब विकसित है, तो भौतिक आधारभूत ढांचा स्ट्रांग है और अधिक है। इनका थोड़ा कम है, इसकी तुलना में कम है, लेकिन भारत से अधिक है। पश्चिम यूरोप पूर्वी यूरोप की तुलना में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, जैसे पर कैपिटा इनकम में कम है, कम विकसित है, औद्योगिकरण इनका कम है, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कम है। पश्चिम यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं बोलना आपको, ब्रिटेन है, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश आते हैं। पूर्वी यूरोप में इधर पढ़ेंगे आप, यूक्रेन, बुल्गारिया, जो भी रूस की बाउंड्री के आसपास है, टच कर रहे हैं। तो रूस को टच करने वाले राष्ट्र हैं, पहले सोवियत संघ के हिस्से थे किसी न किसी तरीके से, या तो सोवियत संघ का प्रभाव था, तो बोलना सोवियत प्रभाव में थे, इनका औद्योगिकरण विकास कम हुआ है। तो यूरोप है,
इनका प्रभाव विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी प्रभाव है। हर चीज में आज भी ये डिसाइड करते हैं सुपर पावर अगर आपस में मिल जाए, जैसे फ्रांस, यूके, जर्मनी, इतने बड़े सुपर पावर हो जाते हैं, इटली, स्पेन मिलके, कि अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से लेके हर फील्ड में। तो विश्वव्यापी प्रभाव है, किसी भी राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं अपनी पॉलिसी नीति को चेंज करने के लिए। और इनके बीच एक आपस में कोलाबोरेशन भी है यूरोप यूनियन के जरिए। एक बार देखते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है। बार बार नाम सुनेंगे आप, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात पश्चिमकरण हुआ। भारत का पश्चिमकरण तेजी से बढ़ रहा है ग्लोबलाइज दुनिया में। दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ी है, लेकिन कोरोना के बाद डिग्लोबलाइजेशन हुआ। तो पश्चिम का एक प्रभाव है जिसे बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर जिस तरीके से इंडियन कल्चर है, उसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर तो है क्या वेस्टर्न कल्चर में, जैसे पॉप है, संगीत, डिस्को, शराब, बियर, रम, यही वेस्टर्न कल्चर है। इसका एक प्रभाव है, जैसे डिस्को देखेंगे आप, अलग अलग तरीके के मिक्स गाने सुन रहे होंगे। शराब है, बियर है, रम है। वहाँ पे वेस्टर्न देश में ये ओपनली है, कोई रोक टोक इस तरीके से नहीं रहता है कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे समाज जो है थोड़ा सा इक्की प्रतिबंध लगाता है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरीके से है, भारतीय कल्चर के परिवेश के अनुसार है। तो इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव विश्वव्यापी है। और आज आधुनिक जो डिजिटल दुनिया है, इस पे ज्यादा प्रभाव वेस्टर्न कल्चर का हावी हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर किस पे हावी हो रहे हैं, तो बोलेंगे यूथ पे, क्योंकि डिजिटलाइज दुनिया है। इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, इंटरनेट, सब पे दबदबा किसका, वेस्टर्न कंट्री का। आधे से अधिक इक्विपमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, सारे वेस्टर्न देश में ही बनते हैं। इसमें अब प्रभाव आ जा रहा है यूएस का। तो यूएस भी इनके साथ, यूरोप के साथ जुड़ गया। रिजल्ट ये है कि विश्वव्यापी प्रभाव। और आगे सब भौतिक सभ्यता को अधिक प्राथमिकता देते हैं। थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हुए कि वेस्टर्न कल्चर में भौतिक सभ्यता, इसको अधिक प्राथमिकता दिया जाता है, जबकि इंडियन कल्चर में धार्मिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम से कम मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ ये सब चलते हैं। और आध्यात्मिक रूप से कहाँ, भारत के अंदर, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं। भौतिक सभ्यता को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जैसे मॉल हो, रोड, हवाई जहाज। तो यही है वेस्टर्न कल्चर जिसका प्रभाव है। तो जब भी नाम आता है वेस्टर्न, तो आप बोलेंगे यूरोप देश। करंट में अमेरिका हो गया। अमेरिका यूरोप भाई भाई है, क्योंकि सारे यूरोपियन ही अमेरिका में बसे हुए हैं। जो कनाडा मुल्क के लोग हैं या यूएस मुल्क के लोग हैं, है कौन, यूरोपियन लोग हैं। कोई अलग से नहीं है कि अमेरिका जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग से हो। वो सब वंशज हैं, या तो ब्रिटिश के, या तो फ्रांसीसी लोगों के, या तो फिर डच के, इटालियन लोगों के। तो वो इसीलिए इन्हें साथ साथ में भाई भाई बोला जाता है, अमेरिका और यूरोप, ब्रदर एंड ब्रदर। यूरोप की जलवायु भी थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। जलवायु क्या है यूरोप की। एक तो यूरोप है, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु, कर्क रेखा से ऊपर है यूरोप। कर्क रेखा क्या है, 23.5 नॉर्थ में कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर है, शीतोष्ण जलवायु है। प्लस यूरोप का एक भाग है, वहां पे बोलेंगे आर्टिक जलवायु है, इसे बोला जाता है शीत जलवायु। यूरोप में अलग अलग तरीके की जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, शीत जलवायु है, भूमध्य सागर जलवायु। भूमध्य सागर के जो देश हैं उसको टच करने वाले, जैसे इटली है, फ्रांस का दक्षिण वाला पोर्शन, ग्रीस अर्थात ग्रीक जो कंट्री है, स्पेन, यहाँ पे मिलेगा भूमध्य सागर जलवायु। और पश्चिम यूरोप में, जिसमें ब्रिटेन, नाड़ी कंट्री भी है, फ्रांस, तो एक धारा बह रही है, इसे बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम, समुद्री धारा है गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है जो पश्चिम यूरोप में बह रहा है, समुद्र में, अटलांटिक महासागर में, पश्चिम यूरोप। तो गर्म धारा है जिसके कारण तट पूरा गर्म रहता है। तो जलवायु अलग अलग है। प्लस अगर सेंट्रल यूरोप में पहुंच जाएंगे आप, केंद्र यूरोप में, तो महाद्वीप जलवायु है। महाद्वीप जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, भूमध्य सागर जलवायु और महाद्वीप जलवायु। पर्वत में भी देख लीजिए थोड़े ब्रीफ में। आल्पस पर्वत काफी बड़े बड़े पर्वत है। आल्पस है, इसके साथ बोलना है आपको कि पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत, कैंटाबेरियन पर्वत प्लेन, ये नॉर्थ यूरोप प्लेन, उत्तरी यूरोप का मैदान। यूरोप में पर्वत तो है ही है। इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्रों में आपको पर्वत मिलेंगे। तो आल्पस पर्वत, पेरिनीज पर्वत, कैंटाबेरियन है, कुछ सैंपल है पर्वत के रूप में। कार्केस पर्वत भी है। मैदान में ग्रेट यूरोपियन प्लेन है, अर्थात उत्तरी यूरोप का मैदान है। और जल संधि भी है, बास्पुरास जल संधि, डार्नी जल संधि है। अभी जो हॉट स्पॉट बना हुआ है वो है काला सागर। प्लस यूक्रेन और रूस, ये आपको देखना होगा। रूस यूक्रेन का क्षेत्र और काला सागर इसके आसपास जो पूछेगा मैप में, क्योंकि हाईलाइट है, युद्ध वाला है लगातार। बस यही थोड़ा सा ब्रीफ है कि यूरोप वास्तविक में क्या है। सारी सभ्यताओं का जन्म जो मॉडर्न समय है, डिजिटल दुनिया है, कंसेप्ट हो, विचार हो, संस्थान हो, सामाजिक संस्थान, राजनीतिक संस्थान हो या आर्थिक कोई कंसेप्ट हो, क्लाइमेट से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, सारे का जन्म वेस्टर्न देश में होता है। वेस्टर्न देश, यहीं से पूरा विश्व में आज भी पहुंचते हैं, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट इनका बहुत अधिक है। कारण है इनका एजुकेशन का एक आधारभूत ढांचा इतना स्ट्रांग, मजबूत है कि वर्ल्ड से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है। तो यही है यूरोप। बस आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए ही है। बने रहिए टू डू में, फिर मिलेंगे हम महाद्वीप के साथ और यूरोप महाद्वीप के साथ।